गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने यह पूरा लेक्चर ध्यान से देख लिया तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज हम केवल फॉर्मूला नहीं बल्कि सारे ये हम समझेंगे कि मैथ्स आखिर काम कैसे करती है। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। लेट्स गो। चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? पहले हम जानेंगे कि मैथ्स में नंबर सिस्टम क्यों आया है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि नंबर सिस्टम क्यों आया है। पहले देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या सबसे पहले देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। नंबर सिस्टम क्यों आया है, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? आप इमेजिन करो कि एक दुकान वाला पैसे गिन रहा है, टीचर्स मार्क्स दे रही है, इंजीनियर ब्रिज बना रहा है, मोबाइल में कैलकुलेटर चल रहा है, हर जगह नंबर है। इसलिए मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई? नंबर से हुई है। तो नंबर सिस्टम की डीप कॉन्सेप्ट ये है। और जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जब इंसान ने काउंटिंग शुरू की तब सबसे पहले नेचुरल नंबर आए। क्या है नेचुरल नंबर? जैसे उनका यूज कैसे ये करा, काउंटिंग में यूज करा, किसी ऑब्जेक्ट को गिनने में करा या स्टूडेंट को काउंट करने में किया। तो ये क्या हो गया? किसी ऑब्जेक्ट को गिनना, स्टूडेंट को काउंट करना, ये क्या हो गया? नेचुरली काउंट किया। तो इसे क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिट। नेचुरली ऐसे काउंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट या फिर आप पैसे भी काउंट करते हो तो ऐसे ही। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं बताइए। होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होते हैं? होल नंबर, मान लो जैसे कि क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है तो आप क्या काउंट करोगे? क्या काउंट होगा? 0। इसलिए 0 को जोड़कर, नेचुरल नंबर में 0 को जोड़कर क्या बनता है? होल नंबर या पूर्ण संख्या। 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक। ये क्या हो गया? हमारे होल नंबर। अब देखेंगे इंटीजर नंबर। क्या देखेंगे? इंटीजर नंबर।
इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपने ये सारे नंबर सिस्टम ये कहाँ पढ़ा आपने? 9th क्लास में, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आपको रिवीजन करवा रही हूँ एक बार, है ना, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, और बीच में क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको हम डेली लाइफ में कैसे एग्जांपल लेते हैं? जैसे अगर मान लो आपका टेम्परेचर 5 डिग्री, मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे चले जाए तो हम क्या बोलेंगे? -5 हो गया। अगर नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे बोलते हैं कि जैसे टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे चले गया, तो नेगेटिव नंबर का यूज ऐसे करते हैं हम, -3, -4, -5। तो इंटीजर क्या होता है? जो हम नंबर लाइन पर यूज कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, एक इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, ये अप टू ऐसे चलते रहेंगे। एक साइड -1 -2 -3 -4, ये अप टू ऐसे कंटिन्यू चलेगा। ये हमारा क्या हुआ? इंटीजर हुआ। जैसे टेम्परेचर गिरना, बैंक में लॉस होना, लिफ्ट का नीचे आना, या फिर टेम्परेचर बढ़ना, ये क्या होता है? इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या। ओके, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को आप डेली लाइफ में कैसे समझते हो? रैशनल नंबर को जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी बताया जाएगा आपको, जिसे हम P/, जिसे हम P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। अब रैशनल नंबर हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो? मान लो आप और आपके फ्रेंड एक पिज्जा खाने गए और आपने पिज्जा के 2 पार्ट करे, तो कितना हुआ? 1 पिज्जा के कितने करे? 2 पार्ट। तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? एग्जाम्पल 1/2। अब आपके 2 फ्रेंड है, 2 पिज्जा है और आपने उसके 4 पार्ट करे। 2 फ्रेंड का 4 पार्ट करें तो क्या हो जाएगा? 2/4। ये आपके क्या हो जाएंगे? फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, और इसमें Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि डिवीजन, यदि 0 से डिवीजन करते हैं तो किसी भी चीज का तो पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। अब देखेंगे इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर?
इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होता है? कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनका फ्रैक्शन में नहीं होते, जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। पाई इरेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो क्या होता है? पाई होता है। तो पाई की वैल्यू क्या आती है? पाई की वैल्यू आती है हमारे पास 3.141592। ये पाई की वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिस चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। रियल नंबर कौन सा नंबर? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये क्या होते हैं? रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिलाकर कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर। कौन से? रैशनल प्लस इरेशनल का समूह क्या होता है? रियल नंबर। जो संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वही क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब जो संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, जैसे कैसे? ये हमारी नंबर लाइन हुई, ये 0, ये 1, 2, 3 अप टू चलते रहेगी। ये -1, -2, -3, मतलब सभी को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब देखेंगे हम HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। किसका? HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे HCF का फुल फॉर्म। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होगा हमारा? HCF क्या होता है? HCF होता है जो दो नंबरों को पूरी तरह डिवाइड करने पर जो सबसे बड़ी संख्या है, वही क्या होगी? HCF। जो दो नंबरों को पूरी तरह डिवाइड करने पर जो सबसे बड़ी संख्या होती है, क्या होती है? दो नंबर्स को पूरी तरह
डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? HCF। जैसे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल लोगे, एग्जाम्पल जैसे 12 और 18 स्टूडेंट है। ऐसा ग्रुप बनाना है कि हर ग्रुप में बराबर स्टूडेंट हो जाए और कोई भी स्टूडेंट बचे नहीं, तो ऐसा ग्रुप बनाना है। तो क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप बनेगा, तो ट्वेल्व और 18 का ऐसा ग्रुप बनाना है। तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या बनेगा? सबसे बड़ा पॉसिबल ग्रुप साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF। तो 12 का पॉसिबल ग्रुप क्या हो जाएगा? अब देखेंगे 12 और 18 का, तो हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 दिया और 3 इनकम 3, 18 का गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा, इसमें HCF क्या हो जाएगा? इससे में HCF हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें कॉमन है। सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 3, और यहाँ पे भी 3, तो HCF क्या हो जाएगा? 3। आया समझ में आपको? अब हम देखेंगे नेक्स्ट LCM। नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट देखेंगे LCM। नेक्स्ट क्या है? LCM। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है? इसमें सभी संख्याओं का मल्टीपल होता है। इसमें क्या होता है? सभी संख्याओं का मल्टीपल होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन से? सिर्फ 1 और वही नंबर्स, 1 और वही नंबर, मतलब जिसका आपने फैक्टर निकाला, वो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। यदि आप इसके फैक्टर निकालते हो तो सिर्फ 1 ही निकलेगा या फिर वही नंबर निकलेगा, सिर्फ 2 फैक्टर निकलेंगे। ओके। अब देखेंगे हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? इसमें
दो से ज्यादा फैक्टर निकलते हैं। प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर निकलते हैं और इसमें दो से ज्यादा फैक्टर निकलते हैं। एग्जाम्पल जैसे 12 के हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 12 के फैक्टर निकलेंगे 1 2 3 4 6 12। ये क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो गए। ये 12 के फैक्टर हो गए। सॉरी, एक प्राइम नहीं आएगा क्योंकि इसमें दो फैक्टर निकालने हैं, तो एक के क्या होते हैं? दो फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये प्राइम नहीं। 1 क्या है? प्राइम नहीं है। तो ये 1 नहीं आएगा। इसके जगह लिख लो 11। ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चंस की ओर। हमने एलसीएम, एचसीएफ, कंपोजिट और प्राइम नंबर देख लिए। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 की ओर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1। 1.1 में क्या दिया है? सॉरी, क्वेश्चंस आधा है तो मैं पूरा कर देती हूँ। फर्स्ट दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसको, जो संख्याएं दी है उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? हमें व्यक्त करना है। तो हमें क्या निकालना है? इसके अभाज्य गुणन, मतलब हमें गुणनखंड निकालना है। तो 140 का गुणनखंड कैसा निकलेगा? 140 का गुणनखंड निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे? 140 का। का गुणनखंड निकालेंगे। 140 का गुणनखंड, तो से ये 70 बार, 2 से ये 35 बार, फिर 5 से 7 टाइम। हमें गुणनखंड जब तक निकालना जब तक के नीचे 1 ना आ जाए। ओके, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमारे पास गुणनखंड क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास क्या निकल गए? ये गुणनखंड निकल है और गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकाल लिया हमने। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है? 156। 156 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 156, इसको भी 2 से हम कैसे निकाल रहे हैं? जैसे लास्ट में जो इवन नंबर है, मतलब जो सम संख्या है, तो हम पहले सम संख्या से ही डिवाइड करके मतलब गुणनखंड निकाल के देखेंगे। और यदि ऑड नंबर आता है तो हम ऑड नंबर से करेंगे, और ऑड नंबर से भी कौन सी? छोटी संख्या से। और यदि इवन आता है, सम संख्या आती है, तो हम सबसे छोटी संख्या इवन नंबर से निकालते हैं। तो ये हमारी होती है गुणनखंड निकालने की विधि। ओके, तो हम 2 से निकालेंगे 78 टाइम, फिर 2 से निकालेंगे 39 टाइम, फिर 3 से। ये अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 का यूज करें, फिर हम 13 से करेंगे, फिर 1 टाइम। तो हमारे पास गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13, 3 इंटू 13, सॉरी। अब हम देखेंगे 3825 का
3825 का गुणनखंड, 3825 का गुणनखंड। अब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, हम तो सबसे छोटी ऑड संख्या कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्या 3, हम उससे डिवाइड करके देखेंगे। इतने टाइम फिर 3 का यूज करेंगे, तो 4 2 5, फिर हम 5 का यूज करेंगे क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, तो 85 टाइम्स। अब बच्चा 17, तो ये 1 टाइम जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हमारे पास गुणनखंड क्या निकले, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5005 का गुणनखंड निकालें, तो हम किससे निकालेंगे, सबसे पहले 5 से निकालेंगे। अब ये 5 से जाएगा नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, 7 का, तो ये 1 4 3 टाइम्स। फिर हम यूज करेंगे, ये 7 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 11 से, तो ये 13 टाइम्स, 13, ये 1 आ गया। हमारे पास इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब 7 4 2 9 से 7 4 2 9 का गुणनखंड। सबसे पहले हम ऑड संख्या देखेंगे, यहाँ 9 है तो हम ऑड संख्या देखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे 5 से, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम डायरेक्ट करेंगे 17 से, 17 से करेंगे, तो 4 3 17, नाइनटीन से करेंगे, 19 19 57, फिर 23 से, तो 1 टाइम। तो हमारे पास इसके क्या आ गए मल्टीपल, 7 इंटू 9 इंटू 23, ये हमारा वो आंसर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो अब हम इसकी जांच भी करना है। हमें क्या दिया है, दो संख्या दिए और हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। हमने कॉन्सेप्ट में समझ लिया था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। किसका, 26 एंड 91 का गुणनखंड है। 26 का निकालेंगे, ये जाएगा 13 टाइम्स, 30 13। अब 91 का, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा, 13 टाइम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हो, फैक्टर करने में दो संख्याओं का जब हमने फैक्टराइजेशन करा, गुणनखंड करा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे बड़ा क्या है 13, और दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर आया 13। अब एलसीएम, एलसीएम सभी का मल्टीपल, सभी फैक्टर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो सभी फैक्टर का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 182।
182 इसका मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अब हम देखेंगे क्या बोले हमें बोला है कि इसकी जांच भी करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या क्या दी हमारे पास, दो संख्या दी है 26 और 91 और एलसीएम क्या है हमारे पास 182 और 13। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 96 और 22 हमारे पास इसका एलसीएम आया है 2366 और 182 का 13 में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे भी आया 2366। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हैंस प्रूफ, मतलब ये हमारी जांच क्या हुई, सही हुई, मतलब हमारा आंसर जो हमने सॉल्यूशन करा वो सही आया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है 510 और 92 का। हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसकी जांच करना है। ओके, 510 और 92 का। तो 510 का हम गुणनखंड करेंगे, दो नहीं 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा 85 टाइम, फिर हम 5 से करेंगे तो ये 17 टाइम्स, 17 1 से 17। अब 92 से 2 से 46 टाइम, 2 से 1 टाइम। तो हमारे पास क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर हो, दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों में कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 ही दिख रहा है, बाकी 5, 17 और 23 कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। एचसीएफ क्या निकल जाएगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सॉरी ये 3 से क्या था ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सबको आना ही चाहिए है ना। आप कौन सी क्लास में चले गए, 10th क्लास में, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ गया। तो अब क्या बोला हमने, दो संख्या 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो नंबर्स कौन कौन से दिए हमारे पास, 510 और 92। एलसीएम क्या है हमारे पास 2 3 4 6 और एचसीएफ आया है 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 भी आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 इज इक्वल टू 46920। मल्टीप्लाई करके देखिएगा आंसर सही आएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 336 और 54 का क्या निकालना है, हमें गुणनखंड निकालना है जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद क्या होगा,
हमें दो संख्या इज इक्वल टू क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। ओके, तो 336 का पहले 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 8, फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा 84 टाइम, फिर 2 से तो ये 42 टाइम्स, फिर 2 से 21, फिर 3 से जाएगा 323, फिर 7 से 54 का 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास एचसीएफ क्या है, जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल फैक्टर है। तो सबसे बड़ा क्या निकला हमारे पास, इसमें 2 दिख रहा है दोनों साइड, और क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। तो सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3024। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, a × b इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। तो a और b क्या दिया है हमारे पास, 336 और 54। एलसीएम कितना है हमारे पास 3024 और एचसीएफ कितना है 6। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। इतने बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि आंसर ही याद हो गया, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ओके, 18144 इज इक्वल टू 18144, ये हमारा आंसर हुआ, हैंस प्रूफ। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। अभी भी हमने इसके पहले भी क्या निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम निकाला था और एक फॉर्मूला दिया था जिससे प्रूफ करना था। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, तो क्या दिया है, 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ट्वेल्व, 15 और 21 का 12 का निकालेंगे, वही हमारा 2 3 अच्छी और 3 एकम 3। 15 का निकालेंगे 3 से पहले 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। 21 का 7 टाइम। तो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारे पास, जो सबसे बड़ा कॉमन होगा इसमें, एचसीएफ सबसे बड़ा कॉमन सभी में क्या दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, 3 तो है, 2 × 2 × 5 × 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 420, 420। अब क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है, 17, 23 और 29 का 17 और
23 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ किसका? 17 का। ये अभाज्य संख्या है तो ये 1 टाइम ही जाएगा। 23 भी अभाज्य है तो ये भी 1 टाइम जाएगा, 23 से 1 टाइम। और 29 भी अभाज्य है तो 29 से 1 टाइम। तो हमारे पास एचसीएफ क्या निकल जाएगा? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? 17 इंटू 23 इंटू 29 का मल्टीपल। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है। इसका आंसर आएगा 11,1,3,9। ये वो हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8, 9 और 25 का, तो 8 का निकालेंगे पहले। 8 का निकाला, अब 9 का निकालेंगे। ट्वेंटी 25 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? अब सब में कॉमन तो अलग अलग है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सबका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1800। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 360 और 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। तो एलसीएम मेरे पास संख्या ये दी है और हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना दिया हमारे पास? 9 दिया है। एचसीएफ कितना दिया? 9 दिया और ये संख्या दी है 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए और बी क्या दिया हमारे पास? दो संख्या दी है 306, 306 और 657 और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या दिया हमारे पास? 9। तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे 9 को, तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम। इससे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये होगा 73 टाइम्स। ओके, तो 306, 306 और 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एलसीएम मिलेगा। तो हमारे पास क्या आया? 2233 और ये 8। ये क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया। ये हमारा आंसर। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या दिया है? हमारे पास दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है और जो संख्या दी है 6 की पावर n वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने रूल पढ़ा था कि पहले वाली क्लास में, 9th वाली क्लास में, कि रूल क्या होता है कि 0 पर कब समाप्त होती है? जब 2 और 5 का मल्टीपल हो, तब संख्या किस पर समाप्त होती है? 0 पर होती है। तो क्या हम देखेंगे क्या ये 2 और 5 का मल्टीपल है क्या? अब हम देखेंगे इसमें 2 और 5 का मल्टीपल है क्या। यदि कोई संख्या
2 की पावर m और 2 की पावर n का मल्टीपल हो, 5 की पावर n, सॉरी, m का रूप हो, तब ही कोई संख्या क्या होती है, 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो हम देखेंगे 6 की पावर n, तो ये 2 इंटू 3 का मल्टीपल है, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 का रूप है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ये क्या हुआ हमारा आंसर। ओके, यदि 2 इंटू 5 का रूप होता तो ये 0 पर समाप्त होती, लेकिन जो 6 दिया है वो हमारे पास 2 इंटू 5 का रूप नहीं है, तो ये क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्याख्या कीजिए संख्या और संख्या अभाज्य संख्या क्यों है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्यों है। सॉल्यूशन क्या दिया है, 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 13, हम इसे 13 को बाहर निकालेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, इसमें भी कॉमन हमारे पास 5 दिख रहा है, तो हम 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर निकल गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो जाएगा मल्टीपल करने पर, तो ये 13 इंटू 78 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 1009 हो जाएगा। तो क्या बताना है कि ये अभाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या क्यों है। क्या है, पहला इसमें दिख रहा है ये 1 का भी मल्टीपल है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में तीन फैक्टर दिख रहे हैं ना, 3 अंक है, इसलिए ये क्या संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 3 अंक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यदि 2 होता है तो अभाज्य हो जाती है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते और एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार पथ का वो चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया और रवि रवि लगा रहा है 12 मिनट में और सोनिया लगा रही है 18 मिनट में। ये दोनों एक साथ ही चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 और 18 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड। टू से क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 2 × 2 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 36। मतलब वे पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। क्या 1.2 क्या दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमें फाइंड मतलब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे क्या होता है कि सॉल्यूशन, वैसे जो अपरिमेय संख्या होती है क्या होती है, अंडर अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अंडर अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर अभाज्य संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें से क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये अपरिमेय है। पहले तो हम मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसके अपोजिट मानेंगे एक परिमेय हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। और हमने क्या देखा था, अंडर अभाज्य संख्या ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, इसके अपोजिट ले लेंगे हम कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, √5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में, तो √5/1 इज इक्वल टू P/Q। हमने किस फॉर्म में लिखा, P/Q के फॉर्म में। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 Q इज इक्वल टू P। और दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से
स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 5q इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। थोड़ा स्पेस कम है और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। थोड़ा और सिस्टमेटिक करते, ओके। तो अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने इसके अपोजिट मान लिया कि अपरिमेय संख्या दिया हुआ था, लेकिन हमने इसके अपोजिट मान लिया। तो अंडर रूट परिमेय संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो अंडर रूट 5 के अपॉन में 1, अंडर रूट 5 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1। ये किस फॉर्म में हो गया हमारे पास, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। और इसमें क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो q क्या हो गया, 0। q क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास q 0 है क्या, नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, ओके। और इसमें जो p और q है, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF p और q का 1 हो जाएगा। क्या हो गया, 1। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p इज इक्वल टू q अंडर रूट 5। तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 से स्क्वायर कट जाता है तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा ना p स्क्वायर, और p भी 5 से, यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p भी क्या किससे हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। p भी 5 से डिवाइड होगा। तो माना p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। r माना तो इसका फिर से वर्ग करने पर, तो p स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और r स्क्वायर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या हुआ हमारे पास, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह हमने क्या माना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5qr। तो हमने क्या माना था, इक्वेशन फर्स्ट से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ये माना था हमने। तो इसको हम पुट करने पर, ये इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे।
तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो ये 5 से ये कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 5r स्क्वायर। q स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे, q स्क्वायर को 5 से, चूंकि q स्क्वायर को हम 5 से विभाजित करते हैं, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसको डिवाइड में लाएंगे तो विभाजित हो जाएगा, तब तो q को भी हम 5 से विभाजित करेंगे, q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित है। तो HCF क्या निकल जाएगा हमारे पास, P और Q का 5 निकल गया जो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत है। इसलिए √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमने HCF P और Q क्या माना था, पहले 1 मान लिया था, यहाँ क्या मान लिया था 1, लेकिन ये 1 के इक्वल हुआ क्या, नहीं, ये किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल, तो ये 5 के इक्वल हो गया। तो ये हमारी जो हमने माना था वो अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई, और ये क्या हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन करा, सेम मेथड इसमें भी यूज करना है। ये आपको आता है 4 नंबर में क्वेश्चन, बोर्ड में 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ओके। और देखिएगा सॉल्यूशन क्या दिया है कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमने माना कि 3 प्लस 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसके अपोजिट मानेंगे, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 √5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं हम, ओके। तो हम आगे क्या करेंगे, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, P एंड Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। और HCF हम क्या मानेंगे, P और Q का 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। इसको कर देंगे, 3 को इधर +3 है तो इधर -3 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यदि 3 इधर चले जाते हैं तो 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, और ये प्लस वाला 3 माइनस में आ जाएगा इधर, ओके। फिर ये डिवाइड में चले जाएगा, √5 इज इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, क्या है, P अपॉन Q माइनस 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है,
अपॉन में क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। हमको परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि हमको पता है कि अंडर रूट अभाज्य संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 दिया अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या अपन क्या है, p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन में 2, इसके इक्वल में नहीं हो सकती है। तो अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, अतः हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। और 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हुआ, हैंस प्रूफ, ये हमारा हैंस प्रूफ हुआ। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो क्या दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2, और हमने क्या माना, सॉल्यूशन में हम मानेंगे कि इसके अपोजिट माना 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। और यहाँ क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, इसको हम पलट देंगे, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन पी, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन पी क्या है, चूंकि Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो अंडर रूट 2 है, ये जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 परिमेय संख्या आएगी, इस अंडर रूट तथा अंडर रूट 2 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ये क्या हुआ, हैंस प्रूफ, ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे प्रूफ करना है कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है क्वेश्चन, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सॉल्यूशन। तो हम इसके अपोजिट क्या मानेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, p
p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और p और q क्या होते हैं, p और q एक पूर्णांक होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये √5, 7 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p अपॉन 7q, ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट। अतः p अपॉन 7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ हमारा, हैंस प्रूफ हुआ। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। तो हम सॉल्यूशन में इसके अपोजिट मानेंगे कि 6 प्लस √2 माना, 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में। यहाँ q कुछ नहीं है तो माना क्या, 1, तो ये क्या माना है, p अपॉन q के फॉर्म में। और q क्या है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो 6 को इधर माइनस में ला लेंगे, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी। क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट। क्या दिख रहा है हमारे पास, अतः p अपॉन q माइनस 6 एक क्या दिख रही है हमें, परिमेय संख्या है। क्या दिख रही है हमें, परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या है, लेकिन √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या √2 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6 के इक्वल आएगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कि ये इसके इक्वल √2 नॉट इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6 के इक्वल नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये √2 के इक्वल नहीं है, p अपॉन q माइनस 6। ओके, तो हम ये एक्सरसाइज यहीं पर एंड करते हैं। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या बहुत ही डीप में और बहुत इजी तरीके से समझा है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।